बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री सीरीज़ के अंदर हमारे पास लेक्चर नंबर लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से, और उसमें हमने बात की थी एटम, आइंस और प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक नंबर और उसके चार्ज के हवाले से किस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपकी बुक का अगर आप पेज नंबर देखें तो पेज नंबर 427 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में मैंने टॉपिक के नाम लिख दिए कि मैं किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँगा। एक हमने बात करनी है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की कौन कौन सी शेप्स होती हैं। फिर हमने देखना है उनमें लोब्स, नोड्स, और उसमें हम बात करेंगे फ्री रेडिकल की। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। तो चलें हम सबसे पहले बात को डिस्कस करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो बच्चों, शेप ऑफ ऑर्बिटल में हमारे पास सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल है। तो चलें, ऑर्बिटल आपके पता होना चाहिए कि हमने किन किन ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में डिस्कस करना है। तो बच्चों, हमारे पास ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है। एक एस ऑर्बिटल होता है, फिर पी ऑर्बिटल, और कौन सा होता है डी ऑर्बिटल, और कौन सा एफ ऑर्बिटल। तो इन ऑर्बिटल्स की शेप्स के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल की आपको पता है कि ऑर्बिटल की जो शेप के हवाले से इतना एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें एक्सप्लेन किया था। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें क्या कहा था कि एस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, पी की जो शेप होती है वो डम्बेल होती है, और डी की जो शेप होती है सो सेज है, और एफ़ की जो शेप है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, तो अब हमने इनको ड्रा करना है एक्सिस, जिनके एक्सिस होंगे उनको एक्सिस के हवाले से, और इस तरह हमने। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है एस ऑर्बिटल। तो अगर मैं इसके बारे में सबसे पहला एक पॉइंट लिखूं, जी बच्चों, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि जो एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कौन सी शेप है, स्फेरिकल शेप है। मेन पॉइंट आपने ये ज़हन में रखना है। ठीक है, कि एस ऑर्बिटल की शेप हमारे पास कौन सी है, स्फेरिकल है। अब अगर हम इनके साइज़ की बात करें, आपको पता है एस एक तो नहीं होता, 1s होता है, 2s होता है, 3s इस तरह होता है। तो अब इनकी शेप किस तरह से है उसके बारे में बात करते हैं। देखें ज़रा, अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या हो, इसके हवाले से अगर आप देखें कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमने कहा कि जो एस ऑर्बिटल की शेप है स्फेरिकल होती है। अब एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है स्फेरिकल के साथ साथ अब उसके साइज़ की बात करें अगर हम, तो हमारे पास क्या कहता है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास एस ऑर्बिटल के साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे कि 1s का साइज़ जो है वो छोटा होगा, 2s का साइज़ जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, 3s का साइज़ उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो इस तरह हमारे पास आता है। कैसे भला, मैं अब ड्रा करके बताता हूँ आपको कि हमारे पास अगर हम इसको ड्रा करें तो ड्रा हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि मेरे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, ये देखें, ये इस कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के गिर्द यहाँ पे ये फर्स्ट शेप बनाई स्फेरिकल, फिर ये सेकंड बना ली। अब इसमें क्या बच्चों, ये जो मेरे पास है ये न्यूक्लियस के करीब जो है ये क्या है, 1s है, और ये वाला जो है ये क्या है, 2s है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1s की शेप का साइज़ इतना है स्फेरिकल, तो जो 2s होगा उसका साइज़ कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 1s है और ये क्या आ गया, 2s। अच्छा, एक बात और याद रखनी है, एक होता है नोडल रीजन। नोडल रीजन कौन सा होता है, वो ये होता है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं ना, इन ऑर्बिटल्स के दरमियान में ये जो हमारे पास स्पेस होती है, इस स्पेस को हम नोड कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है, नोडल रीजन कहलाता है। अब ये स्पेस असल में नोड्स हैं क्या, नोड्स असल में आपके एक्सिस होते हैं। मैं अभी पी की तरफ जाऊंगा ना, वहाँ पे आपको इसके नोड्स के हवाले से एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने इसने डेफिनेशन अगर आपने लिखनी है, वो डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। क्या,
ठीक है बच्चों, कि दो ऑर्बिटल्स के दरमियान जो स्पेस होती है उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, और इन नोड्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर ऑर्बिटल्स के आपने नोड्स मालूम करने हैं, किस तरह मालूम करते हैं वो थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अब हम चलेंगे पी ऑर्बिटल्स के हवाले से। जी बच्चों, ये हमारे पास आ गया जी पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल में की जो शेप होती है वो शेप किस तरह की होती है, तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट लिखते हैं जी। पी ऑर्बिटल की याद रखिएगा जो शेप होती है वो कौन सी शेप होती है, डम्बल शेप होती है। ठीक है, पी ऑर्बिटल की शेप कौन सी है, डम्बल शेप है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें क्या कहा था कि ये जो डम्बल शेप है और ये ओरिएंटेड कहाँ पे होती है, एक्स वाई और जेड प्लान के ऊपर। कैसे भला, ज़रा देखें आप किस तरह इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक होती है पी एक्स, ए क्या है पी वाई, और ए क्या है यहाँ पे पी जेड। क्लियर होगी बात। ये ऑर्बिटल की हमारे पास पी ऑर्बिटल की जो है शेप है और ये ओरिएंटेशन है। शेप क्या नाम है इसका, डम्बल शेप होती है। ठीक है, अब कैसे हम इसको ड्रा कर सकते हैं ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी बच्चों, ये मैंने ना एक्सिस ड्रा की हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड। अच्छा, अब आपको पता है कि जो पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन होती हैं तीन तरह की होती हैं, पी एक्स होती है, पी वाई होती है और पी जेड होती है। और पी की जो शेप होती है वो किस तरह की होती है, डम्बल शेप होती है। ठीक है, और डम्बल शेप किस तरह की होती है, वो ये वाली होती है। ठीक होगी बात। अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज कि मैंने भाई यहाँ पे ड्रा करना है पी एक्स, यहाँ पे मैंने ड्रा करना है पी वाई एक्सिस, और यहाँ पे मैंने ड्रा करना है पी जेड एक्सिस। अब शेप किस तरह की होगी, पी एक्स की अगर आप शेप बनाएं तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आ जाएगी, डम्बल शेप आ जाएगी। ठीक है, तो ये पी एक्स हो गया। अब पी वाई क्या है कि जो भी आपने वाई एक्सिस का नाम रखा हुआ है वहाँ पे जाके वाई एक्सिस के ऊपर आपने इसको ओवरलैप कर देना पी ऑर्बिटल को। ठीक है, इसी तरह ही जो पी जेड अगर आपने बनानी है तो जेड एक्सिस के ऊपर आपने क्या कर देना है, ओवरलैप कर देना। तो ये हमारे पास आके क्या आ गया, शेप्स आ गई किसकी, पी एक्स पी वाई और पी जेड की। ठीक है, अब इसमें लॉब्स कितने हैं, नोड्स कितने हैं, आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके लॉब्स और नोड्स के। यहाँ तक काम हमारा क्या था, सिर्फ कि शेप को ड्रा करना। ठीक है, कि पी ऑर्बिटल की शेप किस तरह की होती है, तो हमने देखा पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो बच्चों अब हम चलेंगे डी ऑर्बिटल्स के हवाले से कि डी ऑर्बिटल की शेप किस तरह की होती है। जी बच्चों, तो हमारे पास आ गया जी डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल में अगर हम पहला पॉइंट लिखें कि डी ऑर्बिटल की जो शेप है वो किस तरह की होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्बिटल की या तो हम इसको कहते हैं सुस एज शेप है या क्लोवर लीफ शेप है। ठीक है, ये शेप का नाम है, तो ये आपने नाम याद रखना है। ठीक है, कि सुस एज कह सकते हैं या आप इसको क्या कह सकते हैं, क्लोवर लीफ शेप होती है। ठीक है, अब इसकी जो ओरिएंटेड होती हैं वो किस तरह से होते हैं, वो हम लिखते हैं तो ये हमारे पास इसके जो हैं ओरिएंटेड होते हैं। क्या नाम है इनका, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें अब आपने ना एक मेन पॉइंट याद रखना है जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, वो आपने किस तरह ज़हन में रखना है जी। वो हमारे पास है इस तरह से कि जो हमारे पास ऑर्बिटल है ना डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ठीक है, ये क्या करेंगे, लाए बिटवीन किसके दरमियान, एक्स वाई और जेड एक्सिस के दरमियान। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जबकि हमारे पास वाइल जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होगा ये होगा इज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक होगी बात। एंड अब बकाया क्या बच गया, डी जेड स्क्वायर जो है वो क्या करेगा, इज ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो शेप इसको ड्रा करेंगे। ये तीन बातें आपने याद रखनी है। ठीक है,
कौन कौन सी, कि आपके पास जो ओरिएंटेशंस हैं उनकी कितनी हैं, 3 तरह की पाँच तरह की हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स के माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब इसके अंदर जो हमारे पास आती है ना ये वाली डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ये किसके दरमियान होंगी, एक्स वाई और जेड एक्सिस के दरमियान। और जो हमारे पास होगी ना डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर आएगी, और डी जेड स्क्वायर की जो शेप होगी ना वो जेड एक्सिस के ऊपर आएगी। अच्छा बच्चों, अब इसको हमने ना ड्रा किस तरह करना है, इसके 2 तरीके हैं। एक तो बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जी बच्चों। उसमें आपने करना क्या है, यहाँ पे तवज्जो के साथ बात सुनिएगा। मैं सबसे पहले डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड की शेप ड्रा करने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ना एक्सिस ड्रा कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह, ये नाम अभी नहीं देने, नाम अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आपने नाम देनी है, ठीक है। ये मेरे पास एक्सिस आ गए। लेट्स सपोज कि बच्चों मैंने क्या ड्रा करना है, डी एक्स वाई, इसके लिए मैंने ड्रा करना है डी वाई जेड, और इसके लिए मैंने ड्रा करना है डी एक्स जेड। क्लियर होगी बात जी, ये ऑर्बिटल। अब करना क्या काम है आपने, बहुत ही आसान काम है। अगर आपने डी एक्स वाई ड्रा करना है ना, तो आप इस एक्सिस का नाम एक्स रख दो, इस एक्सिस का नाम वाई रख दो। अगर वाई जेड ड्रा करना है, इसका नाम वाई रख दो, इसका नाम जेड रख दो। अगर एक्स जेड ड्रा करना है, इसका नाम एक्स रख दो और इसका नाम जेड रख दो। अब आपका काम क्या है, हमने कहा है कि जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड जो होते हैं, इनके जो ऑर्बिटल जो हमने शेप ड्रा करनी है वो लाए बिटवीन एक्स वाई और जेड एक्सिस के दरमियान। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल, ये आपके पास ऑर्बिटल यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे एक प्लस माइनस हो गया, एक आपके पास इस साइड पे आएगा और एक यहाँ पे ये प्लस माइनस हो गया। बस इस तरह की आपने शेप ड्रा करनी है। अब वाई जेड आपने नाम दिए हैं ऑलरेडी, तो वाई जेड में क्या होगा, यहाँ पे ये वाई, ये जेड, ये वाई और ये जेड, इस तरह ड्रा कर देना बस। और यहाँ पे एक्स जेड आपने नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एक्स और जेड एक्सिस के दरमियान हम इसको ड्रा कर देंगे बस। अच्छा, अगर बच्चों ऐसा हो जाए कि भाई अगर आपको तीनों एक्सिस दिए गए हों, आपको कहा जाए कि भाई एक्स और वाई ड्रा करो या एक्स जेड ड्रा करो या वाई जेड ड्रा करो, तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने उसके लिए क्या करना है। उसके लिए आपने बच्चों ये करना है कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास था, ये तीनों एक्सिस आ गए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूँ तो ये मेरे पास तीनों एक्सिस आ गए। अब मैंने क्योंकि फ़िक्स कर दी हैं तीनों एक्सिस, ठीक, तो अब मैंने अगर मुझे लेट्स सपोज कि मैं अब नाम देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ, एक्स का नाम दे देता हूँ, इसको मैं वाई का नाम दे देता हूँ, इसको जेड का नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसी तरह ही मैं इसको बेशक एक्स का नाम दे दूँ, इसको वाई का नाम दे दूँ, इसको जेड का नाम दे दूँ। यही एक्स आ गया, वाई आ गया और जेड आ गया। मैं सेम नाम इसलिए दिए ताकि जब मैं ड्रा करूँ तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें, ठीक है। तो अब क्या आ गया, मैंने लेट्स सपोज के डी एक्स वाई ड्रा करना है। अब तीनों एक्सिस है मेरे पास, हमने क्या कहा है, एक्सिस के दरमियान में आता है। किसके दरमियान आता है, एक्सिस के दरमियान। अब एक्स और वाई का प्लेन कौन सा है, ये एक्स है और ये वाई, इसके दरमियान ये वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये एक्स है और ये वाई है। तो इसका मतलब है कि जब मैं इसकी से शेप ड्रा करूँगा तो कैसे ड्रा करूँगा, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ, क्योंकि वाई एक्सिस ये है। यहाँ अगर ड्रा नहीं कर सकता क्योंकि ये जेड एक्सिस का प्लेन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह ये आएगा और ये आ जाएगा। तो इस तरह आपने शेप ड्रा कर लेनी है। इसी तरह ही अगर बच्चों आपने डी वाई जेड ड्रा करनी है, डी वाई जेड, अब वाई और जेड के दरमियान प्लेन है, ये वाई है और ये जेड है, तो वाई और जेड के दरमियान एक ये आ गया और एक ये आ गया। सेम इसी तरह एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये डी वाई जेड हो जाता है, ठीक है। अब आपने अगला क्या ड्रा करना है, डी एक्स और जेड, एक्स और जेड है। अब ये x है और ये z है, ये पूरा प्लेन इनका है। तो आप यहाँ से ये ले आओ, यहाँ से ये और यहाँ से ये। अब आपने ये नहीं सोचना कि भाई y एक्सिस के ऊपर हमने ड्रा किया है, y एक्सिस के ऊपर ड्रा नहीं किया, ये असल में है ही xz है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये हमारे पास थी पहले डी एक्स वाई, डी वाई जेड या डी एक्स जेड। आप वो वाली ड्रा कर लो या ये वाली ड्रा कर लो, ये आपकी मर्ज़ी है, जो आपको इजी लगती है वो वाली आप कर लें, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जी बाकी दो ऑर्बिटल, जिसमें क्या था, डी एक्स वाई था, सॉरी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर था, ठीक है। तो उसमें हमने किस तरह ड्रा करनी है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये मेरे पास एक्सिस आ गए, ठीक है। एक मैंने ड्रा करनी है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऊपर वर्डिंग में मैंने आपको लिख दिया है कि एक्स और वाई का जो एक्सिस आएगा हमारे पास, वो किस तरह आएगा, वो एक्सिस के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब एक्सिस के ऊपर किस तरह हमारे पास आएंगे, अब एक्सिस के ऊपर किस तरह आएंगे बच्चों, वो हमारे पास इस तरह से आएंगे। देखो क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, आपने एक्स एक्सिस के ऊपर ये आ गया और वाई एक्सिस के ऊपर आपने ये ड्रा कर दिया।
तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी जी, डी जेड स्क्वायर की। अब जेड की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको नाम दे देता हूं एक्स का, बेशक आप इसको ले लें, आप इसका नाम दे दें वाई और इसका नाम दे दें जेड। तो मैंने क्या बनाना है, मैंने डी जेड स्क्वायर की शेप बनानी है। अब डी जेड स्क्वायर किस तरह का होता है ज़रा वो आपने बच्चों याद रखना है कि जेड एक्सिस के ऊपर जो है वो ओवरलैप करेगा, तो ये जेड एक्स के, और यहाँ पे आपने एक इसका क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। ठीक है, ये यूँ घूम रहा होगा, तो ये डी जेड स्क्वायर की शेप आ गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि डी की शेप किस तरह बनानी है। अक्सर स्टूडेंट डी की शेप में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये पता नहीं किस तरह से है। ठीक है, तो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान काम है, आप इसको इजीली कर सकते हो। अच्छा, अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब एक छोटी सी बात एफ ऑर्बिटल के वाले से करेंगे कि एफ ऑर्बिटल की शेप का सिर्फ नाम लिखेंगे, हम उसको ड्रा नहीं करेंगे। ठीक है जी बच्चों, ये हमारे पास आ गया जी एफ ऑर्बिटल। और एफ ऑर्बिटल के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने सिर्फ एफ ऑर्बिटल में लिखना है कि एफ ऑर्बिटल्स की जो शेप होती हैं वो किस तरह की होती हैं। तो हम लिखते हैं कि दे हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप। ठीक है, तो एफ ऑर्बिटल के हवाले से अगर हम बात करें तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे हैव कॉम्प्लिकेटेड शेप, बस। जी बस इतना आपने ज़हन में रखना है। अब देखो सारों की समरी किस तरह से है, मैं आपको बता देता हूँ ज़रा। क्या है, हमारे पास एक एस ऑर्बिटल था, एस ऑर्बिटल की शेप बच्चों किस तरह की होती है, वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, और पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो किस तरह की होती है, वो होती है डम्बेल शेप होती है। इसी तरह ही डी ऑर्बिटल जो है उसकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती है बच्चों, वो सुस एज होती है या क्लावर लीफ की तरह की होती है। इसी तरह ही एफ ऑर्बिटल जो आते हैं ये बच्चों इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है लोब्स एंड नोड्स ऑफ ऑर्बिटल। ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक में जस्ट इसका जिक्र किया गया है कि लोब्स एस ऑर्बिटल कितने हैं, पी कितने, डी कितने। तो क्योंकि एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वहाँ आ सकता है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल्स के लोब्स और नोड्स कितनी तरह के होते हैं। तो बच्चों आपको बड़े आसान तरीके में एक चीज़ समझा देता हूँ कि लोब्स और नोड्स आप लोगों ने किस तरीके से मालूम करने हैं। ठीक है, लोब्स होते क्या हैं और नोड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो नोड्स हमारे पास जो ऑर्बिटल्स के होते हैं ना वो आपने किस तरह ज़हन में रखना है। मैं एक शेप यहाँ ड्रा करता हूँ, जैसे कि अभी हमने डी की ड्रा की थी। तो अब लेट्स सपोज के मेरे पास ना ये ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये चीज़ है, मैं दो ही एक्सिस ड्रा की हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ना इनकी शेप बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक ऑर्बिटल ये आ गया, एक ये और ये, इसको देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है ये क्या है, ये डी ऑर्बिटल की शेप है। अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई ड्रा कर देता हूँ तो इसका मतलब है ये एक्सिस हैं, एक्सिस मीन के प्लेन्स हैं जो इसमें से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ठीक है, और एक बच्चों अगर मैं पी ऑर्बिटल की शेप ड्रा करूँ तो पी ऑर्बिटल की शेप मेरे पास किस तरह की है, यहाँ मैं एक्स का नाम दे देता हूँ, यहाँ वाई का नाम दे देता हूँ। तो अब पी की जो शेप होगी वो किस तरह की होगी, अगर पी एक्स है तो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और एस की जो शेप है वो आपके पास पता ही है कि अगर मेरे पास ये एक्सिस हों तीन तरह के, ये चीज़ है मेरे पास तीन तरह के एक्सिस हैं, तो मैं अब इसमें अगर ये ड्रा करूं तो ये जो है एस की शेप आ जाएगी। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और जेड है। तो अब हमने इसमें सिंपल क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले ये समझना है कि नोड्स क्या होते हैं और लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना अगर ये एरो से अगर आपको समझ आ जाए कि मेरे पास ये जो मैं एरो ड्रा कर रहा हूँ, ये एरो एक ये चीज़ है, एक ये है और ये है, ये जिन जिन के साथ मैंने ये वाले एरो लगाए हैं ना, इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या कहलाते हैं, ये बच्चों इनको हम कहेंगे ऑर्बिटल लूप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्बिटल लूप्स हम इसका नाम रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डी ऑर्बिटल है उसके कितने लूप्स हैं, 4 लूप्स हैं। ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास जो पी ऑर्बिटल है, अब पी ऑर्बिटल के कितने लूप्स हैं बच्चों, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑर्बिटल लूप्स हैं। अब एस का सारों का एक ही तरह का लूप्स है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है कि एस का जो लूप है वो क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है।
जी बच्चों, ये आपको समझ आ गई है। ये हमारे पास थे ऑर्बिटल लूब्स, ठीक है। अब ये देखो, ये लूब्स हैं इसके, और इसका पूरे का स्फेरिकल एस का जो है ना वो एक ही लूब होता है। आगे हम नीचे वर्डिंग में लिखते भी हैं इसको। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोड्स हमारे पास क्या होते हैं। तो बच्चों याद रखना है कि ये जो हमारे पास एक्सिस है ना, ये वाले एक्सिस, ये जो एक्सिस आ रहे हैं, वैसे तो आप समझेंगे कि भाई 3 ही हो गए हमारे पास, ठीक है। ऐसा नहीं होता। ये बस आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो एरिया है ना, इसको हम कहते होते हैं ऑर्बिटल नोड्स। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल नोड्स हम इनको कहते हैं, ठीक है। ये आ गया। इसी तरह ही ये वाला जो है एक, ये हमारे पास क्या आएगा? ऑर्बिटल नोड आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल नोड्स हैं। इस तरह ये ऑर्बिटल नोड्स है, ऑर्बिटल नोड्स, ऑर्बिटल नोड्स और ऑर्बिटल नोड्स। अब नोड्स होते ही कितने हैं, किस ऑर्बिटल्स के कितने नोड्स होते हैं, वो सब चीज़ें अभी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लूप्स के बारे में बात करनी है कि नंबर ऑफ़ लूप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, तो वो कौन कौन से लूप्स होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, आपके पास कितनी तरह के ऑर्बिटल्स हैं, उसमें आपने सबसे पहले क्या आ गया, आपने क्या करना है कि सबसे पहला ऑर्बिटल कौन सा है? एस ऑर्बिटल है। तो आपने क्या लिखना है कि एस ऑर्बिटल हैज़, ठीक है। कितने लूब आएंगे? 1 लूब्स है, ठीक है। उसका एक ही लूब्स बन रहा है, ठीक होगी बात। दूसरे नंबर पे क्या आता है जी? पी ऑर्बिटल। तो बच्चों मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है कि पी ऑर्बिटल हैज़ कितने लूब आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है? 2 लूब्स लिखने हैं, ठीक है। कि पी ऑर्बिटल्स के 2 लूब्स होते हैं। इसी तरह ही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल के कितने लूब्स बनेंगे? 1 2 3 एंड 4। तो 4 लूब्स आ जाते हैं किसके? डी ऑर्बिटल्स के, ठीक है। इसी तरह ही अगर हम लिखें यहाँ पे कि एफ ऑर्बिटल्स के कितने लूब्स हैं, तो बच्चों 6 लूब्स बनते हैं एस ऑर्बिटल्स के, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारे पास ऑर्बिटल्स की लूब्स। इसके हवाले से मज़ीद अगर हम बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब वो क्योंकि कोर्स में शामिल नहीं है तो उसको डिस्कस करने का मकसद नहीं है। तो एक चीज़ ये एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखिएगा, जो नंबर ऑफ़ लूब्स होते हैं ना पी ऑर्बिटल्स के, वो इंक्रीज़ करते जाते हैं जैसे जैसे क्वांटम नंबर इंक्रीज़ करता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 पी ऑर्बिटल्स हैं और एक आगे 3 पी ऑर्बिटल्स आ गए, तो 2 पी ऑर्बिटल्स के लूब्स कम होंगे, 3 पी ऑर्बिटल्स के ज़्यादा होंगे। ये जो हमने लूब्स लिखे हैं ये हमने जर्नल लिखे हैं, ठीक है। कि हमारे पास अगर पी ऑर्बिटल है तो उसके 2 लूब्स हैं, डी के 4 हैं, एफ के 6 और एस का 1 लूब है। अब अगर हम बात करें नोड्स की कि भाई हमारे पास नोड्स कितनी तरह के होते हैं, तो बच्चों एक फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। वो फार्मूला क्या याद रखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं ना, आपने किस तरह कैलकुलेट करने हैं, वो n-1 फार्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपने। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब ये कौन सा फार्मूला है, वो ये है, ज़रा ज़हन में रखिएगा। आपने किस तरह याद रखने हैं, ठीक है। आपने बच्चों इस तरीके से याद रखने हैं कि नंबर ऑफ नोड्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू n-1। बस इतना काम करना है आपने, n-1। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप बताओ कि हाउ मैनी नोड्स ऑफ 2s ऑर्बिटल, हाउ मैनी नोड्स ऑफ 2s ऑर्बिटल एंड हाउ मैनी नोड्स ऑफ 3s ऑर्बिटल। या मैं आपसे कहता हूँ कि हाउ मैनी नोड्स ऑफ 3p ऑर्बिटल। अब आपने क्या काम करना है, आपने सिंपल कहना है कि सर हम ये करें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो ये 2 है, ये 3 है, ये 3 जो है वो n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये इसका 2 प्रिंसिपल है, इसका 3 है और इसका 3 है। तो क्या आंसर आएगा इसका मैं निकालूंगा जी 2 - 1 इज़ इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, इसका मैं करूँगा 3 - 1 इज़ इक्वल टू, इसका मैं क्या करूँगा 3 - 1 इज़ इक्वल टू। अब इसका जो आंसर आ रहा है बच्चों, इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 1, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर 2 आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास
2s के जो नोड्स हैं वो 1 नोड्स हैं, 3s का जो नोड है वो क्या है 2 है, और 3p के जो नोड्स आएंगे वो भी 2 आएंगे। तो याद रखना कि जो नंबर ऑफ़ नोड्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं किसके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। जितने ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें से आपने -1 करते जाना है तो वो नोड्स आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया था कि आपके अगर MCQs आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, मैं 2 MCQs भी लिखता हूँ यहाँ पे और उसको हम पे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी बच्चों, ये मैंने आपके सामने ना 2 MCQs लिखे हैं ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको कम से कम आइडिया हो कि हमने सॉल्व किस तरह करना है। तो पहला ये MCQs है हमारे पास, ठीक है, ये वाले। ये पार्ट MCQs का, ठीक है। अब इसमें देखो पहला MCQs क्या लिखा है जी कि विच डी ऑर्बिटल डज नॉट हैव फॉर लूप, के कौन सा डी ऑर्बिटल है जिसके फॉर लूप नहीं होते। तो आपने पढ़ा है कि DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y स्क्वायर, DZ स्क्वायर। अब जो लास्ट वाला DZ स्क्वायर था ना, अगर आप उस DZ स्क्वायर की शेप को अपने माइंड में लेके आओ ना, तो DZ स्क्वायर की शेप इस तरह की थी और यहाँ पे हम सर्कल लगाते थे, ऐसे ही था। अब ये क्योंकि कितने लूप्स बन रहे हैं, 2 लूप्स बन रहे हैं, तो DZ स्क्वायर डी ऑर्बिटल का ऑप्शन था जो जिसके 2-4 लूप्स नहीं बनते। बाकी D के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सब के 4 लूप्स बनते हैं। ठीक है, इसी तरह ही द नंबर ऑफ लूप्स इन P ऑर्बिटल, के P ऑर्बिटल के टोटल कितने लूप्स हैं। तो आपने अभी देखा है ऊपर ये ड्रा भी किया हुआ हमने कि P ऑर्बिटल्स के कितने लूप्स हैं, 2 लूप्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ठीक आता है, थर्ड वाला ऑप्शन ठीक आएगा। तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है कि हमारे पास P ऑर्बिटल्स के 2 लूप्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, लोब्स और नोड्स के हवाले से आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, फ्री रेडिकल, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी बच्चों, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्री रेडिकल की डेफिनेशन। ठीक है, तो फ्री रेडिकल की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, हम लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है कि हमारे पास फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास हमारे पास क्या हो, उनके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में मौजूद हो तो वो हमारा फ्री रेडिकल कहलाता है। ठीक है, और इसको जो फ्री रेडिकल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम बिल्कुल टॉप राइट साइड पे एटम के ऊपर जो है या मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, अगर आप एग्जांपल के हवाले से देखें तो हमारे पास कौन सी एग्जांपल आती है कि लेट्स सपोज के आपके पास एक एग्जांपल आ गई किसकी जी, क्लोरीन का फ्री रेडिकल आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया क्लोरीन का फ्री रेडिकल। इसी तरह ही अगर आप लिख लें तो CI3 का एक फ्री रेडिकल बन जाता है। इसी तरह ही अगर आप लिखें यहाँ पे तो BR का रेडिकल बन गया। ठीक है, अब ये रेडिकल हमारे पास किस तरीके से आ गए हैं, अगर हम क्लोरीन के बताऊं कि मैंने कहा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास अगर आउटर मोस्ट शेल में पड़ा हुआ हो। अब देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है ना, तो 17 में आपको ये पता है कि अगर इसके न्यूक्लियस ड्रा करो तो ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये इसका फर्स्ट शेल आ गया। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये इसका L शेल आ गया, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब बकाया कितना बचा, अब हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, तो 7 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बाकी जितने भी हैं अगर आप देखें कि ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर है और ये भी पेयर है, एक जो है वो अनपेयर्ड मौजूद है। तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़ाहिर होगा तो इसको हम फ्री रेडिकल का नाम देंगे। इसी तरह ही कार्बन में CH4 है हमारे पास, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और उन 4 इलेक्ट्रॉन में बच्चों क्या हुआ कि 3 हाइड्रोजन आके अटैच हो गए इसके साथ, ये 3 हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया, तो ये अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसका फ्री रेडिकल कहलाता है। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि एक एटम या मॉलिक्यूल हो और उसके पास एक या ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो उसके वैलेंस शेल में, तो वो हमारा और मज़े की बात कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर सकता हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है,
फ्री रेडिकल कहलाता है। अच्छा, अब एक मेन पॉइंट आपने ये ज़हन में रखना है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो फ्री रेडिकल की हम कैसे करेंगे। तो आपने आसान सी ज़हन में रखनी है कि जैसे ही एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो वैसे ही आपने रेडिकल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा कि रेडिकल को आपने उसका इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करना है वैसे का वैसे ही, ठीक है, और एटम जो होगा उसको वैसे ही ज़ाहिर करना। तो बच्चों नोट्स की सूरत में इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे ये लिखते हैं जी बच्चों, ये पॉइंट आपने बस ज़हन में रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसी ही की जा सकती है जैसे उसके एक एटम की जाती है, लेकिन फ़र्क ये है कि आपने जस्ट उसको ज़ाहिर करना है। जैसे कि यूँ लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आप क्या करें, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। तो आप किस तरह करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करनी, जस्ट रिप्रेजेंटेशन इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे यूँ करेंगे आप 1s2 2s2, इसी तरह ही 2p6 और फिर क्या आएगा 3s2 और फिर 3p5। बस ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आज का टॉपिक आपको समझ आया हुआ होगा। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लाजमी करें, आपको उसका आंसर किया जाएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।